हम लोग ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं और पूरे संसार को नापने जा रहे हैं। हिस्ट्री में तो मानव ने जो किया अभी तक और किस प्रकार से अभी तक शासन प्रशासन लोग क्या करते रहे, ये चीज़ें देखी। अब हम खगोल शास्त्र नापने जा रहे हैं और मानव भूगोल नापने जा रहे हैं। खगोल शास्त्र नापने का मतलब, खगोल नापने का मतलब है कि पूरा संसार अभी तक हम कहाँ तक देख पाए। भाई, इस यूनिवर्स के बारे में रिसर्चें लोगों ने की हैं, लेकिन हम जहाँ तक मानते हैं भारतीय महर्षियों की जो रिसर्चें हैं उसके ऊपर अभी इंग्लिश पर्सन नहीं पहुँच पाए। भले ही उन्होंने कितने भी गैलीलियो लगा लिए हों, कितने भी सैटेलाइट भेज दिए हों, लेकिन अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ तक सहस्त्रों योजन दूर तक के ग्रहों की संरचना भारत के लोगों ने आज से 5000-7000 साल पहले की थी। लेकिन चूंकि आधुनिक ज्योग्राफी ही हमारे सिलेबस का पार्ट है और आधुनिक रूप से जिसने जो बताया वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसलिए हम आधुनिक ज्योग्राफी देखते हैं कि इस समय क्या सिचुएशन है और कब से ये शुरू हुआ। ये जो आज की कहानी है ज्योग्राफी की, नापने तोलने की, ग्रहों के बारे में बताने की, स्थितियां बताने की, ये ज्योग्राफी आज से 200-250-300 साल पहले की है। और बहुत पहले अगर कुछ हुआ तो भारत में ही 4वीं-5वीं सदी में इस प्रकार के डेवलपमेंट हुए थे। जो दूसरी पीढ़ी थी, जैसे बारामिहिर ने इसकी चर्चा की या आर्यभट्ट ने इसकी चर्चा की, ये दूसरी पीढ़ी थी, मतलब हमारी साइंस की दूसरी पीढ़ी थी। पहली पीढ़ी में तो हमारे वेदों और पुराणों में इसकी चर्चा हो चुकी है और उस पीढ़ी में हम बहुत डेवलप्ड स्थिति में उसको मेंशन कर चुके हैं। विदेशियों ने हमारे ग्रंथों को ले जाकर बाद में उन पर चर्चा की और बाद में उन्होंने उसके विषय में जो भी उल्टा सीधा अच्छा खराब उनको पता लगा वो उन्होंने दिया और सैटेलाइट वगैरह भेज भाज के कुछ पता करने की कोशिश की, कुछ दूरबीनें लगा के पता करने की कोशिश की और ज़मीन पर तो किया ही किया। ज्योग्राफी में हम स्ट्रांग थे, इसका प्रमाण हमको लाइव है। इसका प्रमाण देने की हमको आवश्यकता नहीं है कि हम ज्योग्राफी के मामले में महारथी थे, आज से 10,000 साल पहले से थे और तब से लगातार आज भी महारथी बने चले आ रहे। उसका साक्षात एग्जाम्पल है ज्योतिष शास्त्र। तो ज्योतिष शास्त्र को अगर देखोगे तो आपके पास पंचांग अगर देखते हैं तो हमारे यहां 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल के पंचांग बनते हैं। 100 वर्ष का पंचांग तो आपको हर दुकान पे अंदाज से मिल जाएगा कि 100 वर्ष का पंचांग हमारे पास होता है। 100 वर्ष आगे का और 100 वर्ष पीछे का पंचांग मेरे पास रहता है, आम आदमी के पास रहता है। जो लोग इस विद्या को जानते हैं उनके पास ही पंचांग रहते हैं। अगर नासा कहता है कि आज सूर्य, शनि और बृहस्पति लाइन में होंगे तो हमारा पंचांग 1000 वर्ष पहले कह देता है कि फला फला तारीख को फला फला टाइम पर ये एक सीध में होंगे। और उसके लिए हमने त्योहार बनाए हैं, जैसे कुंभ का मेला। कुंभ में मेरे पास साक्षात है कि सूर्य की रोशनी जमीन पर, सूर्य की जो इंटेंसिटी है वो जमीन पर सीधी नहीं आती, वो बृहस्पति से टकरा के आती। और सूर्य की इंटेंसिटी सीधी नहीं आती, बृहस्पति से टकरा के जमीन पर आती है। इसलिए उस कुंभ के दौरान, जिस समय ये कुंभ का समय होता है, 40 दिन का, 50 दिन का, कभी 60 दिन का, वो पीरियड वेल डिफाइंड होता है हमारे यहां। और हम उस पीरियड को पहले से बता देते हैं कि ये पीरियड है और इस पीरियड में कुंभ बढ़ेगा। और आप अनुभव करके देखिए कि उस पीरियड में लोगों को उदासी रहती है, क्योंकि सूर्य की किरणें डायरेक्ट जमीन पर नहीं आती और वो कहीं ना कहीं टकरा के आती हैं और टकराने की वजह से हमारी जो स्मृति है वो कमजोर हो जाती है, हमारी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, हमारी फिजिकल स्टेटस स्ट्रक्चर कमजोर हो जाता है और हम उदासीन होने लगते हैं। आप लोग अभी हाल ही में कुंभ निकला है,
आप उस पीरियड को याद करके देखें, पिछले 2 महीने में आप कितने उदासीन थे। आपको लगता होगा कि नहीं, जीवन में बहुत कुछ नहीं है करने को, ऐसा महसूस होने लगता है। उसका उपाय भी हम ही ने निकाला था उस समय भी, क्योंकि रोम छिद्रों पर एक लेयर जम जाती है, रोशनी जो लाइट है, वो लाइट शरीर के रोम छिद्रों से अंदर जाती है और हमारी सेल्स को स्टिमुलाइज करती है। और चूंकि वो रेज हमारे पास पहुंच नहीं रही हैं, तो उसका सहायक कौन? आप एनर्जी को क्या वाटर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। आप पानी रख दीजिए एक बाल्टी में और एक तरफ हीटर लगा दीजिए, एनर्जी सप्लाई हो जाएगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सप्लाई होती है। तो हमारे पास अब उसका इलाज यह है कि हम स्नान जरूर करें, हम स्नान करें, और स्नान भी कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारी सेल्स स्टिमुलाइज हो जाएं। ऐसा जल कहां मिलेगा हमको? गंधक के पहाड़ों से अगर किसी नदी का जल पास होता है तो वो सिर्फ गंगा नदी, गंगा नदी का जल गंधक के पहाड़ों से पास होकर आता है। बहुत गंदगी, बहुत पोल्यूशन फैलाने के बावजूद गंगा नदी का जल एक बाल्टी में, बोतल में भर के रख दीजिए, वर्षों तक आज भी खराब नहीं होता वो। जबकि संसार की 10 पॉल्यूटेड रिवर्स में से गंगा एक है। संसार की 10 पॉल्यूटेड रिवर्स में से गंगा एक है, ये वर्ल्ड सर्वे है। और फिर भी गंगा जी का पानी खराब नहीं होता। क्या कारण है कि इतने नाले खोलने के बाद, इतना पोल्यूशन फैलाने के बाद, और वर्ल्ड की 10 पोल्यूटेड रिवर्स में आने के बावजूद भी गंगा जल खराब नहीं होता और पवित्र रहता है? इसका मतलब है कि उसको, कीटाणुओं को मारने की कुछ औषधि उसमें है। कहां मिलेगी वो औषधि? जिस मार्ग से बहकर वो गंगा आती है, उस मार्ग में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पहाड़ हैं जो खनिज संपदा को समेटे हुए हैं, और उन पहाड़ों से वो वाटर पास होके आता है, तो गंधक उसमें मिलता है और कई तरह के केमिकल्स उसमें मिलते हैं। और वो केमिकल्स मिलने के बाद उसका एक शुद्ध रूप बनता है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गंधक और फिटकरी को पानी में डालते हैं। पानी अगर इम्प्योर होता है, पानी गंदा होता है, तो हम फिटकरी और गंधक को डालने का प्रयास करते हैं कि भाई इसको पानी में डालो तो ये अशुद्धियों को सोख लेगा। अगर उन पहाड़ों से ही पानी पास होके आए तो नेचुरल है कि पानी में वो मिक्स हो जाएगा, और मिक्स हो जाएगा तो जो इंप्योरिटीज उसमें अब जाएंगी उनको वो शुद्ध करता रहेगा। अब हमसे कहा कि आप गंगा स्नान करें इस कुंभ के पीरियड में। कुंभ के पीरियड में मतलब जियोग्राफिकली एक फिनोमेना बनी जो ह्यूमन स्ट्रक्चर की केमिकल रिएक्शंस पर एक्शन लेती है। जो ह्यूमन ज्योग्राफी का, व्यक्ति के अंदर जो स्टिमुलाइजेशन है सेल्स का, और सेल्स का चलने और काम करने का जो तरीका है, उसको एनर्जी जो चाहिए, वो एनर्जी बृहस्पति की वजह से रुक गई। वो एनर्जी अब मेरी बॉडी में कैसे जाए? हम गंधक के जल से स्नान करें। अब ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। आप गंधक के जल से स्नान करें, फिटकरी के जल से स्नान करें, उदासीनता समाप्त होगी। आपके सेल्स, आपके रोम छिद्र, जो पोर्स हैं बॉडी में, वो खुलेंगे, और पोर खुलेंगे तो बाहर की एयर और जो थोड़ी बहुत रोशनी आ रही, जो थोड़ी बहुत सीधी रेज आ रही, वो हमारी बॉडी में डायरेक्ट एंट्री करेंगे और अंदर की सेल्स को स्टिमुलाइज करेंगे। ये हमने आज नहीं खोजा, ये हमको पता भी नहीं कि कुंभ कब से शुरू हुआ, ये हमको पता भी नहीं कि गंगा स्नान कब से शुरू किया लोगों ने। हमारे पास 4000 साल पुरानी महाभारत है, और उस महाभारत में गंगा की महिमा है। भरतवंश में ऐसा हुआ, और शांतनु गंगा से विवाह किया, गंगा नदी पर कोई महिला मिली जिससे विवाह किया। तो हमारे पास 4000 साल पुराने तो कम से कम महाभारत में ऐसा लिखा है,
और गंगा की स्तुतियां वेदों और पुराणों में तो लिखी हैं, वो 8,000 10,000 साल पुराने हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि 10,000 साल पहले या 8,000 साल पहले जब वेदों को लिखा जा रहा होगा तो हमारे ऋषि मुनियों के पास इस बात की जानकारी होगी कि ज्योग्राफिकली क्या इफेक्ट बॉडी पर पड़ते हैं और कौन से ग्रह कैसे काम करते हैं। हर एक ग्रह अपनी एक रेस छोड़ता है, ये तो जाहिर सी बात है। और जो भी बना है, जो भी चीज बनी है, वो रेस छोड़ती है, नो डाउट, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि वो रेस नहीं छोड़ती। जो भी चीज बनी है, आप जमीन ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए, आपके बाल ले लीजिए, आपका शरीर ले लीजिए, आपके नाखून ले लीजिए, आपकी आंखें ले लीजिए, आपकी नाक ले लीजिए, ये सोफा सेट ले लीजिए, जो भी चीज है, हर एक चीज रेस छोड़ती है। अगर वो रेस ना छोड़ती होती तो हमको दिखाई ना देता। और हर कलर की अपनी रेस है। कलर ब्लाइंडनेस कैसे होती है भाई? आंख कुछ रेस छोड़ती है, वो सप्त रंग किसी चीज के ऊपर रेस पड़ती हैं, और वो जब वो रेस पड़ती हैं तो टकराकर वो वापस आती हैं, और जिस चीज से वो टकराई वहां पर उनकी कुछ रेस एब्जॉर्ब हो जाती हैं, क्योंकि हर कलर का अपना गुण है, वो एब्जॉर्बेशन करता है। आपको मालूम है कि काला कलर सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है और हीट बढ़ाता है। इसी प्रकार हर एक कलर का अपना एक गुण है एब्जॉर्प्शन का। वो हमारे आंखों से जो 7 रंग निकले उन कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी सब मेरे पास भेज देता है। तो जो बाकी मेरे पास भेज दिया वो तो मेरी आंख की जो स्थिति थी उसको बता दिया। जो कम हो गया, यानी कि जो कलर एब्जॉर्ब हो गया, वो कलर सामने है जिसको हम देख रहे हैं। नहीं समझे? आप अगर नीले कलर को देखते हैं, कोई चीज नीले कलर से बनी हुई है, आपकी आंखों ने उस नीले कलर पर रोशनी फेंकी, यानी कि रेस फेंकी, तो नीले कलर की रेस तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा जो वस्तु है, और बाकी रेस टकराकर हमारे पास वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ। तो हमारी जो बाकी रेस वापस आ गई वो तो हमारी स्थिति को मेंटेन कर रहे हैं जैसा हम थे, लेकिन जो चीज हमको दिखाई दे रही है वो रेज, हमारी आंख से जो रेज निकली वो उसने एब्जॉर्ब कर ली, इसलिए हमको कलर दिखाई देता है। और यदि हमारी आंख वो कलर नहीं छोड़ती तो कलर ब्लाइंडनेस है, वो कलर दिखाई नहीं देगा हमको। आप देखते हैं जहां पर दूर देखने की बात आती है, जैसे पायलट की जॉब निकलती है या ये रेलवे इंजन के ड्राइवर की जॉब निकलती है या उसके जो गार्ड बैठता है उसकी जॉब निकलती है, उसमें कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट सबसे पहले होता है। सबसे पहला टेस्ट उसका कलर ब्लाइंडनेस का होता है। कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट से मतलब है कि वो क्या उसकी आंखें सभी चीजें ठीक ठाक देख पा रही हैं। कैसे देखेंगी? अगर कलर छोड़ रही होगी आंख तब तो देखेगी, क्योंकि वो कलर निकलेगा तो कोई वस्तु एब्जॉर्ब करेगी, और जब वो कलर आंख से ही नहीं निकल रहा तो एब्जॉर्ब नहीं करेगी। जब वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो हमको कलर कहां से दिखाई देगा? हमारा मस्तिष्क कैसे उसको पढ़ पाएगा? क्योंकि ये जो सिस्टम है, आंख रेस छोड़ती है, बाकी आती है, ये चीज हमारी रेटिना वापस मस्तिष्क के पास भेजती है, और मस्तिष्क इस बात को ऑब्जर्व करता है कि कौन सी रेज मेरे पास वापस नहीं आई। जो रेज मेरे पास वापस नहीं आई उसकी अनुभूति करवा देता है, तो हमको वो कलर दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये कलर यहां पर है क्योंकि मेरी रेस वहां एब्जॉर्ब हो गई। तो कोई भी वस्तु संसार की बनी है, उसकी लाइफ है और उसमें रेस है। यही कारण था कि हमारे महर्षियों ने पंचतंत्र का फार्मूला निकाला। बोले संसार, पूरा का पूरा संसार, कुछ भी बना हो, यह पंचतंत्र से ही बना है, जिसमें जल है, वायु है, अग्नि है, कॉस्मोसिस है। इस प्रकार 5 चीजें उन्होंने बताई, और बोले यही ट्रांसफॉर्म होकर अलग अलग चीजों में कन्वर्ट होता रहता है, सॉइल बनाता है। कहां से पाया आपने लोहा? मिट्टी से। और लोहे को अगर मिट्टी में दबा दो तो क्या हो जाएगा? वो फिर मिट्टी हो जाएगा। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, चीजों का परिवर्तन हो रहा है, चीजें बन नहीं रही हैं, चीजें तो ऑलरेडी विराजमान हैं, विद्यमान हैं,
केवल हम उसको प्रोसेस करके अलग कर लेते हैं बस, और उसका रूप बदल देते हैं। अगर वो रूप न बदला जाए तो सब कुछ मिट्टी है। व्यक्ति ने जन्म लिया, बॉडी ने कहां से खाया? मिट्टी से तो उगा था पेड़, उसने वहीं से खाया। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसको मिट्टी में फेंक दीजिए तो मिट्टी क्या करती है? अपने उस शरीर को फिर से मिट्टी बना लेती है। हमारा जो शरीर है वो कैसे डेवलप हुआ? कुछ खा के डेवलप हुआ ना। खाया तो वो कहां से आया था? वो इसी मिट्टी से आया था, इसी वायु से आया था, और इसी रोशनी से आया था, इसी आकाश से उसको मिला था। उसने सबने कॉम्बिनेशन बनाकर एक नया रूप धारण कर लिया। और जब इसमें से आत्मा निकल गई तो उसने कहा कि तुम निर्जीव हो गए, और निर्जीव हो गए तो कहां जाओगे? फिर मिट्टी में डाल दिया तो वो मिट्टी बन गया, शरीर मिट्टी बन गया, क्योंकि मिट्टी तो था। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, केवल तरीके अलग अलग थे। नहीं, ये जल, इसमें एनर्जी है। कुछ गंदा जल, उसमें बहुत एनर्जी है। गंदा जल कौन सा? पेट्रोल और डीजल। ये तो गंदा पानी है ना, इसमें तो बहुत एनर्जी है। केवल हमने उनको इस्तेमाल करना सीख लिया और कुछ नहीं। तो हर एक चीज रेज से बनी, उन रेजों से ही ये आकाश बना, उन रेजों से ही पाताल बना, उन रेजों से ही ग्रह बने, और उन रेजों से ही वातावरण बना। और ये पंचतंत्र था। घूम फिर के पानी को खौला दीजिए तो उसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है, वो तो हवा हो जाती है। ये क्या चीज है भाई? पानी हवा हो जाता है, जो उड़ गया पता ही नहीं लगा कहां चला गया। व्यक्ति को जला दीजिए, वो हवा हो जाता है, गैसेस में बदल गया। गैसेस में रिएक्शन हुआ तो वो सॉइल बन गई। कैसे बनी है पृथ्वी? पृथ्वी तो आग का गोला है। पृथ्वी तो हमारे पास जो ज्योग्राफिकली डेटा आजकल के नासा ने दिए हैं बेवकूफों ने, उन डेटास के अनुसार वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि साहब ये आग का गोला है जो सूर्य से टूट गया। पृथ्वी एक आग का गोला है जो सूर्य से टूट गया। सूर्य से टूट गया तो ठंडा कैसे हो गया? ये एटमॉस्फेयर में फिर रिएक्शन हुए और सॉइल बनी। एटमॉस्फेयर में क्या था? रेस तो थी, हवा तो थी, आंधी और तूफान तो था। यही तो सब फिर से रिएक्शन उसने किया, और रिएक्शन करके उसने सॉइल बना दी। नहीं, सॉइल जब हार्ड हुई तो पत्थर बन गया, और पत्थर जब घिसा और बालू बन गई, और बालू जब मिट्टी में मिली तो फिर मिट्टी बन गई। ये क्या है? कुल मिलाकर चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चीजें सब वही हैं। इन बातों की खोज हमारे भारत के महर्षियों ने आज से 10,000 साल पहले कर ली थी, जिनकी खोज बेवकूफों ने आज भी नहीं कर पाई, और बताते हैं कि हम नासा हैं। तो इस दुनिया में हम चूंकि आधुनिक तरीके से, भाई हमारे सिलेबस का पार्ट है, हमको अपनी श्रेष्ठता इसी सिलेबस से सिद्ध करनी है, इसलिए इनको बेवकूफों को पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज आप वेदों पुराणों उपनिषदों को पढ़ें तो आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी मिलती हैं। सब चीजों, एक एक चीज का। वायु का प्रकरण दिया है, आप सोचो, वायु का प्रकरण ऋग्वेद में दिया है। ऋग्वेद की ऑथेंटिकेटेड पूरा वर्ल्ड मानता है। चलो हम कहते हैं हम 10,000 साल पहले लिखा, लेकिन वो आसा वाले तो मानते हैं 4,000 साल पहले लिखा गया। उसमें उसने कहा, वह जो प्राण है, वह जो प्राण है, वह जो अग्नि को प्रज्वलित करती है, वह जो सेल्स को स्टिमुलाइज करती है, वह जो चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उस वस्तु का नाम वायु है। क्या है मतलब है? वो जो प्राण है, प्राण क्या है? प्राण वायु है। वह जो अग्नि प्रज्वलित करती है, अग्नि कौन प्रज्वलित करता है? ऑक्सीजन करती है, वायु में है। ये उन्होंने आज नहीं, उनके अनुसार 4,000 साल पहले वायु के सारे गुण लिखे थे। 32 गुण लिखे हैं वायु के, और 32 जगह पर आज भी नासा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है वायु को। 32 गुण लिखे। तो इन गुणों की अगर हम चर्चा करें तो जितने ये चीजें ज्योग्राफिकली हैं, उन सबके बारे में ऑलरेडी हमारे वेद पुराण और उपनिषद एक्सप्लेनेशन करते हैं।
ठीक, तो हमारे पास अब दो तरह की ज्योग्राफी है जिसको हमको पढ़ना है। एक तो फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी जिसको भौतिक भूगोल कहते हैं, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल। बड़ी तेज करंट मारा इसने तो। ठीक, तो एक तो फिजिकल ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब जो चीजें ईश्वर ने आपको बना के दी। क्या बना के दिया? ये आकाश बना के दिया, ये पाताल बना कर दिया, पृथ्वी बना कर दी, लोक बना कर दिए, सौरमंडल बना कर दिया, और सौरमंडल के अलावा तारामंडल बना कर दिया, तारे बना कर दिए, जमीन पर हमको नदियां बनाकर दी, पहाड़ बनाकर दिए, ओशन समुद्र बनाकर दिए, महासागर बनाकर दिए, पृथ्वी का भूगर्भ दिया। पृथ्वी का भूगर्भ मतलब जमीन के अंदर क्या, तो ऊपर क्रस्ट है, फिर मेटल है, फिर नीचे कोर है। तो हमने ये तीन हिस्से बनाकर दिए। ये सारी चीजें फिजिकल ज्योग्राफी में आती हैं कि कहीं डेजर्ट है, कहीं रेगिस्तान है, तो कहीं पर प्लेट्यू है, पठार है, कहीं पर नदियां हैं तो कहीं पर झीलें हैं। उन सबके अपने स्रोत हैं। पृथ्वी का अपना एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर के आधार पर वहां वैल्कनोज आते हैं, उस स्ट्रक्चर के आधार पर यहां पर भूकंप आते हैं, इस स्ट्रक्चर के आधार पर यहां पर ज्वालामुखी फटता है। वो सब क्या है? ये सब गैसेस हैं। गैसेस मतलब रेस जो जमीन से निकली, जमीन को फाड़कर बाहर निकली। कुछ एनर्जी थी, वो एनर्जी को कभी एनर्जी लेके आए, तो कभी खनिज पदार्थ लेके आई, तो कभी कुछ लेके आई, कभी कुछ लेके आई। कुल मिलाकर हमको एक चीज पढ़नी है जिसको आप फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, फिजिकली जो चीजें हैं। और एक बात पक्की है कि फिजिकल ज्योग्राफी को ह्यूमन बीइंग कुछ बिगाड़ नहीं सकता और कुछ कर नहीं सकता। बिगाड़ने से मतलब उसको खराब जरूर कर सकता है। पानी में नदी वो नाला खोल देगा, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा, पेड़ों को काट के फेंक देगा। ये मानव जो है वो सब गड़बड़ी फैलाने का काम करता है, बाकी तो उसने कुछ नहीं किया। बाकी ये जिसको आप डेवलपमेंट कहते हैं, ये सब विनाश है। जिसको आप डेवलपमेंट कहते हैं वो विनाश है। जिसको आप बॉम्ब कहते हैं वो रेज है। कैसे? यूरेनियम कहीं ना कहीं निकला होगा, उसका कहीं स्रोत होगा। यूरेनियम जमीन से निकाल लिया लोगों ने, उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करके इकट्ठा किया। यूरेनियम का ये गुण है कि वो एक साथ इकट्ठा होगा तो एक्सप्लोजन का काम करेगा। और यूरेनियम ईश्वर ने सब जगह भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था जमीन में। तो आपने क्या किया? यहां से कुछ निकाला, वहां से कुछ निकाला और एक साथ संवर्धन करके इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने पर उसका गुण यह है कि वो एक मात्रा से अधिक मात्रा में इकट्ठा होगा तो वो ऑटोमेटिकली एक्सप्लोजिव बन जाता है, वो ऑटोमेटिकली बॉम्ब बन के काम करने लगता है। बॉम्ब बनेगा तो एनर्जी पैदा करता है, एनर्जी बनी तो गैसेस निकली, गैसेस निकली तो हवा में चली गई, ऊपर से बारिश हुई और हवा के साथ रिएक्शन हुआ तो फिर जमीन पर वो आ गई, फिर जमीन पर आई तो जमीन मिट्टी में घुस गई, मिट्टी में घुसा तो फिर वही बन गया। क्या बना? जो था। कुल मिलाकर साइकिल यहीं से चली और यहीं चली गई। आपने क्या कर लिया? आपने ह्यूमन बीइंग, ईश्वर की बनाई हुई पृथ्वी को बिगाड़ने का प्रयास कर लिया बम बनाकर। बाकी तो फूटने के बाद भी वो होना वही था जो वो था। आपने उसकी दुनिया और उजाड़ दी, उसने अच्छी सी बनाई थी। तो आप जो डेवलपमेंट जिसको कहते हैं वो सब विनाश की कुंजी है। ठीक है। हम दूसरी ज्योग्राफी मानव ज्योग्राफी, मानव भूगोल के रूप में जानते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम मानव का विकास कैसे हुआ भाई, कैसे सांप से वो मानुष बनमानुष बना और बनमानुष से मानुष बन गया और मानुष से महामानुष बन गया और महामानुष से विनाशक बन गया। रेंगता हुआ जमीन से निकला, फिर उसने ऐसे करके मुंडी उठानी शुरू की।
जब मुंडी उठाई तो वो बनमानुस हो गया, बनमानुस से उसकी पूछ उछ कट गई तो वो मानुष हो गया, मानुष से जब वो कुछ करने लगा तो महामानुष हो गया, और महामानुष से भी ऊपर निकला तो विनाशक हो गया, तब वो बम बनाने लगा। तो कुल मिलाकर ये जो मानव की श्रृंखला है कि आप कहां से उगे थे और कहां तक पहुंच गए और अब क्या कर सकते हैं, विनाश की तरफ आप कैसे बढ़ रहे हैं, वो प्रक्रिया ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में जानी जाती है। ठीक, मानव के क्रियाकलाप जो परिवर्तन है, स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीजों को ले जाकर आप बम बनाते हैं, चीजों को एक स्थान से निकालकर आप पटरी बिछाते हैं और कहते हैं कि ये आयरन हमने निकाला है, मेरा है, वो घुमा फिरा के जब गलेगा तो सब जमीन में चला जाएगा फिर से। ठीक, अब इन विषयों पर हमारी चर्चा तो खैर बहुत पुरानी है, क्योंकि हम तो उसको खगोल शास्त्र कहते हैं, भारतवासी उसको खगोल शास्त्र कहते हैं, और इस खगोल शास्त्र की विद्या को ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ये जो खगोल शास्त्र जिसको आप कह रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी, तो भारत वालों ने फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों पर बहुत लंबे स्तर पर रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद उस ज्योग्राफी को डेवलप किया जिसको आप आज ज्योतिष शास्त्र के नाम से जानते हैं। और उस ज्योग्राफी का इफेक्ट ह्यूमन के ऊपर क्या पड़ेगा, ये तो आप जानते हैं कि दो कलर मिलाओ तो एक तीसरा नया कलर बनता है। आप ये भी जानते हैं कि दो केमिकल बनाओ तो एक तीसरा केमिकल बनता है और उसका कोई रिएक्शन होता है। तो हमारी बॉडी भी तो ऐसे ही बनी है, और इनमें वो ज्योग्राफी का कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ है, उन हवाओं का और इन पहाड़ों का और इन ग्रहों का। उन ग्रहों के इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ने, रिएक्शन तो होना है, क्योंकि हमारा शरीर भी तो पंचतंत्र से बना है, तो उनका रिएक्शन हमारे साथ होना है। अब रिएक्शन होगा उनकी चाल के आधार पर, उनकी स्पीड के आधार पर, तो उनकी स्पीड के आधार पर रिएक्शन होना है। उनकी स्पीडें भारत वालों ने पता की, उनकी जो ट्विस्ट था वो भारत वालों ने पता किया, उनके एंगल्स भारत वालों ने पता किए, जिसको आप आज आधुनिक ज्योग्राफी कहते हैं। ये तो बच्चों वाले काम बहुत पहले हम लोग करते रहे, और उसके आधार पर पूरे संसार की ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी को मिलाकर, क्योंकि आप क्यों पढ़ रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी भाई, क्या कारण है आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने का, क्या कारण है आप शनि को जानना चाहते हैं? जब वहां पर वलय हैं, जब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस हैं, ये भारत वाले पहले ही कह चुके हैं कि शनि जो है वो काले वलयों से घिरा हुआ है, शनि काला है। तो आप अब क्या रिसर्च करना चाहते हैं? आपने एक यहां से ग्रह भेजा, उपग्रह भेजा, जिसको 7 वर्ष लगे वहां पहुंचने में, शनि पर। क्या करना चाहते हैं आप जब वहां पर गैसेस हैं? तो जब मंगल का रंग आपको मालूम है लाल है, और भारत वाले पहले कह चुके हैं मंगल लाल है, हनुमान जी का कलर लाल है, तो अब क्या आप ढूंढ रहे हैं कि मंगल लाल है? कुल मिलाकर तुम करना तो वही चाहते हो जो हमने किया आज से 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले। क्या कि ह्यूमन के ऊपर उस ज्योग्राफी का, उन ग्रहों का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उस शनि का इफेक्ट जमीन पर क्या है, उस बृहस्पति का इफेक्ट जमीन पर क्या है, उस प्रॉक्सिमा सेंचुरी का इफेक्ट जमीन पर क्या है। यही तो ढूंढना चाह रहे हो, ये तो हम ऑलरेडी ढूंढ के रख चुके हैं, और उसके आधार पर हमने ज्योतिष शास्त्र डेवलप कर दी, जो आज भी वर्ल्ड का सबसे वेल डिफाइंड है। साइंस उसको फेल नहीं कर पाई। वो कहते हैं साहब हम दूरबीन लगाकर ये देखेंगे कि ग्रहण पड़ रहा है, हमारे यहां तो 500 वर्ष पहले बता देते हैं कि ग्रहण पड़ेगा और इतना इतना डिग्री दिखाई देगा। आपके यहां तो लिखा है सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, बृहस्पति का ग्रहण कब पड़ेगा, शुक्र का ग्रहण कब पड़ेगा। हम लोग कहते हैं सूप डूबे हैं, जैसे इस समय सूप डूबे हैं, यानी कि शुक्र की रेज हमारे पास नहीं पहुंच रही। वो क्या बताएंगे सूर्य और ये इनकी स्थिति क्या है। अरे हमारे पास तो ऑलरेडी डेटा बना हुआ है, आप डेटा को पढ़िए और इंप्लीमेंटेशन में ले आइए। वो कहते हैं हम दूरबीन लगाकर बैठेंगे, हम कहते हैं कि ऑलरेडी भैया गेरू लगाएंगे, जो गर्भवती हैं उनके ऊपर गेरू लगाया जाएगा, उनको घर से बाहर नहीं निकाला जाएगा, जो नवजात हैं उनको घर से बाहर नहीं निकाला, क्योंकि उनकी रेस ठीक नहीं है। और आप कहते हैं बाद में कहते हैं नहीं वो हम देख रहे हैं कि वो कुछ गड़बड़ है, आप नंगी आंखों से ना देखिए, आप ये ना करिए, आप वो ना करिए। हमारे यहाँ तो ऑलरेडी वेल डिफाइंड है। और कहते हैं मंदिर भी बंद रखिए, आदमी को मंदिर जाने तक को रोक दिया ग्रहण में। क्यों? क्योंकि ग्रहण में हमने कहा घर से बाहर नहीं निकलो, रेस गलत आती हैं, पूरी रेस नहीं मिल रही हैं, और रेस मिल रही हैं तो कहीं से टकरा के मिल रही हैं ग्रहण की वजह से, जिनकी वजह से रेस
में कुछ गड़बड़ी है और उन रेज में गड़बड़ी की वजह से आप में गड़बड़ी आ जाएगी, इसलिए आप घर के अंदर रहिए, छत के अंदर रहिए, ताकि वो रेज आपको, वो दूषित रेज आप एब्जॉर्ब ना करें। और चूंकि जब कुंभ का समय था है, तो उस समय रेज आपको मिल नहीं पा रही हैं, बृहस्पति बीच में रोक रहा है, तो हमने कहा बाहर निकलिए और गंगा स्नान करके आइए। और गंगा स्नान भी हमने उसमें प्रावधान रखा पैदल जाइए, ताकि बॉडी स्टिमुलाइज हो, आपकी शरीर में एनर्जी आए, और एनर्जी के बाद तुम वापस आओगे तो बॉडी पूरा काम कर चुकी होगी। जब बॉडी पूरा काम कर चुकी तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एनर्जी गेन हो चुकी होगी। तो हमने स्नान भी करने के लिए कहा गंगा में, खुली गंगा में स्नान करिए। खुली गंगा में स्नान करने का मतलब, और हमने ये भी कहा कि सुबह भोर में स्नान करिए, जब सूर्य की रोशनी गलत ना आ रही हो और रोशनी गंगा से टकराए, और टकराने के बाद जो रेज बनाए वो हमारी बॉडी में घुस जाएं, हमारे रोम छिद्रों में घुस जाएं, ताकि हमारे सेल्स स्टिमुलाइज हो जाएं, और जिस वजह से उदासी छा रही है वो उदासी समाप्त हो जाए। तो हमने साइंटिफिकली हर चीज को ऑलरेडी डिफाइन करके रखा। तो दोनों ज्योग्राफी को मिलाकर अगर कोई चीज मिली, बनी ऑलरेडी, तो वो ज्योतिष शास्त्र है। लेकिन इन बेवकूफों की भी सुन लो, क्या कहते हैं, ये अलग अलग वैज्ञानिक शब्दों के इस्तेमाल करते हैं। उन शब्दों को चाहे तो आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। विश्व रचना का विज्ञान, यानी कि कॉस्मोग्राफी। कॉस्मोग्राफी शब्दों का इस्तेमाल पूछता है, कहता है किस शब्द का क्या मतलब है, तो कॉस्मोग्राफी। कॉस्मोग्राफी इस्तेमाल होती है विश्व रचना का विज्ञान, विश्व की रचना कैसे हुई, जैसे खगोलीय पिंड या पृथ्वी ये कैसे बनी, क्या हुआ। दूसरा है फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी को ये कह रहे हैं कि भू आकृति, जमीन की आकृति कैसी है, फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी आप देखते हैं चंद्रमा की, वो सैटेलाइट भेज भेज के बताते हैं कि वहां गड्ढा है, कि ऊंचा है, कि पहाड़ी है, कि नदी, फिजियोग्राफी। तीसरा शब्द है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति इसको कहते हैं। विकास और विनाश का अध्ययन किया जाता है इसमें, भू आकृतियों से विकास और विनाश का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ओरोग्राफी। ओरोग्राफी, ओरोग्राफी में पर्वत विज्ञान का, पर्वतों का अध्ययन किया जाता है ओरोग्राफी में। समुद्र की अध्ययन ओशिनोग्राफी, ओशियन से निकला है ओशियनोग्राफी। ये ओशिनोग्राफी समुद्र का अध्ययन बताती है। क्लाइमेट, क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, यानी क्लाइमेट को बताता है। क्लाइमेटोलॉजी। भूकंप को जानने के लिए सिस्मोलॉजी, भूकंप को जानने का विज्ञान सिस्मोलॉजी। संरचना जानने का विज्ञान स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी भू विज्ञान। जल को जानने का हाइड्रोलॉजी, जल को जानने का विज्ञान हाइड्रोलॉजी। जैव विज्ञान, जीवों के बारे में जैव विज्ञान, बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी परिस्थितियां, पारिस्थितिक विज्ञान, इकोलॉजी।
यानी कि इनके सबके इफेक्ट मिलकर क्या बन रहे हैं, इकोलॉजी। हिमनद यानी कि जो बर्फ के पहाड़ होते हैं उनको जानने की विधि ग्लेशियोलॉजी, ग्लेशियर्स को जानने के लिए उनका अध्ययन ग्लेशियोलॉजी, ग्लेशियोलॉजी। झील और सरोवरों को जानने के लिए लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी, सरोवर और झीलों के विषय में जानने के लिए लिम्नोलॉजी। जमीन पर पौधों की डिस्ट्रीब्यूशन को जानने के लिए कहाँ कौन सा पौधा उगता है, फाइटो जियोग्राफी, फाइटो जियोग्राफी, फाइटो जियोग्राफी। ज्वालामुखी को जानने के लिए वॉल्केमोलॉजी, वॉल्केमोलॉजी, ज्वालामुखी को जानने के लिए वॉल्केमोलॉजी। मौसम को जानने के लिए मीटियोरोलॉजी, मीटियो METEOROLOGY भाई, मीटियोरोलॉजी, मौसम विज्ञान। गुफा के बारे में जानने के लिए स्पेलियोग्राफी, स्पेलियोलॉजी, सॉरी स्पेलियोलॉजी, गुफाओं के बारे में जानने स्पेलियोलॉजी। घास को जानने के लिए एग्रोइस्टोलॉजी, घास को जानने का विज्ञान एग्रोइस्टोलॉजी। खनिज संपदा के बारे में जानने के लिए माइनरोलॉजी, MINEROLOGY भाई, माइनरोलॉजी, खनिज संपदा के बारे में जानने के लिए। प्राणियों के बारे में जानने के लिए जू ज्योग्राफी, प्राणी विज्ञान जिसको कहते हैं, जू ज्योग्राफी। और वर्षा को जानने के लिए हाइटोलॉजी, HYETOLOGY भाई, हाइटोलॉजी, वर्षा, HYETOLOGY भाई, हाइटोलॉजी, वर्षा को जानने के लिए। ये तो हो गया पहला वाला जिसको हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी कहते थे। तो फिजिकल ज्योग्राफी इतने तरह की होती है, ये 25-30 तरह की, जिनके विषय में जानने के अलग अलग विज्ञान हैं। दूसरा मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके हिस्से हैं। मानव के बारे में जानने के लिए उसकी उत्पत्ति और सब ड्रामाबाजी, कैसे वो जानवर से आदमी बना, एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी। मानव जाति, जाति से मतलब रेस, आपकी जातियां नहीं हैं, रेस। आपने देखा होगा चेहरे अलग अलग तरह के होते हैं, किसी का चेहरा चौड़ा होता है तो किसी का माथा चौड़ा होता है, उनकी रेस, उनके सबके स्ट्रक्चर अलग। जैसे हमारे यहाँ पंजाब में अलग तरह का ब्रीड है, साउथ इंडिया में अलग तरह का ब्रीड है, पहाड़ पर अलग तरह का ब्रीड है। तो ये अलग अलग जातियाँ, जैसे भैंसों की जाति होती हैं वैसे आदमियों की जातियाँ होती हैं। तो भैंस अलग अलग प्रजाति की होती है ना, जैसे गाय अलग अलग प्रजाति की होती है, बकरे अलग अलग प्रजाति के होते हैं, वैसे मानव भी अलग अलग प्रजाति का होता है। तो अंग्रेज दूसरी प्रजाति के हैं, ऑस्ट्रेलियन दूसरी प्रजाति के हैं, अफ्रीकन दूसरी प्रजाति के हैं, भारत में वो थोड़े बहुत इधर उधर से मिक्स हो गए तो नई प्रजाति बन गई। ऐसे करके ये प्रजातियां हैं। इन प्रजातियों के अध्ययन को कहा जाता है एथनोलॉजी, ETHNOLOGY भाई, एथनोलॉजी।
कल्चर को जानने के लिए कल्चरल ज्योग्राफी, सामाजिक भूगोल को जानने के लिए, वो सांस्कृतिक भूगोल को जानने के लिए किसके क्या संस्कार हैं ज्योग्राफिकल स्टेटस के आधार पर, तो उसको कहते हैं कल्चरल ज्योग्राफी। सामाजिक स्थिति को जानने के लिए सोशल ज्योग्राफी, सामाजिक भूगोल को जानने के लिए सोशल ज्योग्राफी। आर्थिक जगत को जानने के लिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। कृषि को जानने के लिए एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, कृषि को जानने के लिए एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी। प्रादेशिक स्थितियों को जानने के लिए रीजनल ज्योग्राफी। नगरीय स्थिति जानने के लिए अर्बन ज्योग्राफी, नगरों की स्थिति जानने के लिए अर्बन ज्योग्राफी। गांव की ज्योग्राफी जानने के लिए रूरल ज्योग्राफी। माइग्रेट जो लोग कर जाते हैं, सेटलमेंट करते हैं हिंदुस्तान से पाकिस्तान में रहने लगे जाके, तो उनके लिए सेटलमेंट ज्योग्राफी, सेटलमेंट हो जाता है उनका इधर से उधर, सेटलमेंट ज्योग्राफी। जनसंख्या जानने के लिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या जानने के लिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी। राजनीतिक भूगोल जानने के लिए पॉपुलेशन को पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इलेक्शन जानने के लिए इलेक्टोरल ज्योग्राफी। गणित जानने के लिए मैथमेटिकल ज्योग्राफी। इनमें तत्वों का अध्ययन किया जाता है। मानचित्र जानने के लिए कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी, CARTOGRAPHY। वाणिज्य जानने के लिए कॉमर्शियल ज्योग्राफी। लोगों का व्यवहार जानने के लिए बिहेवियरल ज्योग्राफी, बिहेवियरल ज्योग्राफी, व्यवहार जानने के लिए। औद्योगिक स्थिति जानने के लिए इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। सैनिकों के बारे में जानने के लिए मिलिट्री ज्योग्राफी। परिवहन यातायात साधन जानने के लिए ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। और चिकित्सा सिस्टम क्या है उसके लिए मेडिकल ज्योग्राफी। भूगोल जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ये इस तरह की ज्योग्राफियों के नाम हैं जो इन बेवकूफ़ों ने तोड़ तोड़ के बना डाले और उसके इंजीनियर पैदा कर दिए। भूगोल का इस्तेमाल, शब्द भूगोल सबसे पहले यूनानियों ने इस्तेमाल किया। हम तो उसको ज्योतिष शास्त्र के रूप में जानते थे, यूनानियों ने इस्तेमाल किया। और यूनानियों में इसका श्रेय जाता है हिकैटियस को, हिकैटियस। इसीलिए हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है, हिकैटियस। भूगोल का पिता कहा जाता है। सर्वप्रथम ज्योग्राफी वर्ड इस्तेमाल करने वाला, इसको ज्योग्राफी कहने वाला इरेटास्थनीज, इरेटास्थनीज, टास टा आधा सा थनीज, इरेटास्थनीज, इसने सबसे पहले इसको ज्योग्राफी शब्द से बुलाया। हालांकि ज्योग्राफी का जनक, फाउंडर के रूप में
हिकेटियस को जाना जाता है, हिकेटियस। और हिस्टोरिकल ज्योग्राफी का फादर हेरोडोटस, हेरोडोटस। और मॉडर्न ज्योग्राफी का जनक हम्बोल्ट, हम्बोल्ट। और फिजिकल ज्योग्राफी का जनक पोलिडोनियस, पोलिडोनियस। हाँ, पोलिडोनियस। ह्यूमन ज्योग्राफी का जनक ब्लाश, ब्लाश। पृथ्वी को नापने वाला सबसे पहला व्यक्ति जिसने शुरू किया, नाप तो नहीं पाया, शुरू किया, थेल्स, थेल्स। ग्लोब को बनाने वाला, जिसने ये जो ग्लोब आजकल आप देखते हैं, ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम, मार्टिन बैहम। और जो आप मानचित्र देखते हैं, विश्व मानचित्र, उसको बनाने वाला है एनेक्सीमेंडर, एनेक्सीमेंडर। हालांकि मानचित्र कला जो सबसे पहले डेवलप की वो टॉलमी ने की थी, मानचित्र कला का जनक टॉलमी। टॉलमी, ठीक। ये उन बेवकूफ़ों के द्वारा किए गए विभाजन और उनके पैदा करने वालों के नाम। अब हम नेक्स्ट टर्न पे हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी से शुरुआत करेंगे। ये तो बेसिक हो गया ज्योग्राफी का।